आज 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है सिंधु, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सिंधु एक नदी का नाम है। घाटी नदी से जो संबंधित होती है उसको घाटी कहते हैं। नदी घाटी सभ्यता। तीसरा शब्द है सभ्यता। सभ्यता का अर्थ होता है मानव के क्रमिक विकास की गाथा या कहानी। मानव के क्रमिक विकास का अर्थ क्या होता है? मानव के क्रमिक विकास का अर्थ होता है कि मानव के विकास में उसकी सामाजिक, उसकी राजनीतिक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी वेशभूषा, उससे संबंधित चीजों का जो क्रमबद्ध विकास होता है, उसमें आप व्यापार भी ले सकते हैं, उसके आर्थिक विकास के बारे में भी बोल सकते हैं। तो उन सब विकासों का एक समग्र जो विकास होता है उसको कहते हैं सभ्यता। तो हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी। और प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद भी और कोई सभ्यताएं थी या इसके समानांतर में कोई सभ्यता थी। तो हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और जो सभ्यता थी वो चीन की सभ्यता थी, जो हुआंग नदी के तट पर स्थित थी। फिर नील नदी की सभ्यता, हम लोग सभी जानते हैं नील नदी काफी फेमस थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक हमारे भारत की सभ्यता जिससे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हमारे सभ्यता की सबसे बड़ी जो बात थी या सबसे बड़ा जो बात था वो यह एक नगरीय सभ्यता थी। बाकी हम सभी सभ्यताओं को देखें तो वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है, लेकिन भारत की जो सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसके नगर निर्माण, इसके सड़कें, इसकी नालियां वो विश्व में अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं या हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सभ्यता पूरे मानव समाज में कब कैसे आई बाहर। तो उसके लिए एक बार की बात है, बात 1856 ईस्वी की है। कब की है? 1856 ईस्वी की। 1856 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था या उसके अधीन था, तो उस समय कराची जो पाकिस्तान में स्थित है, कराची जो पाकिस्तान में स्थित है, कराची से लाहौर के बीच में, कहां? लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसके बीच में बर्टन बंधुओं को रेल निर्माण का काम दिया गया था। रेल निर्माण का वहां पे पटरी बिछाने का काम दिया गया था। और जब वो पटरी बिछा रहे थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के नेतृत्व में जब काम हो रहा था, तो मजदूरों को कहीं कहीं कुछ टीले प्राप्त हुए। और जब उनकी खुदाई की गई तो उसमें क्या मिला? उसमें ईंटों के अवशेष मिले और जो ईंटें थी वो पकी थी, वो काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। लेकिन बर्टन बंधुओं ने उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्हीं ईंटों का प्रयोग करके उन्होंने रेलवे लाइन का निर्माण किया। पर जब ये बातें पुरातत्व विभाग के नजर में आई तो ये ज्ञात हुआ कि उसके पहले भी एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था चार्ल्स मैनसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन, जो 1826 ईस्वी में अपनी एक पत्रिका, जो पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद बर्टन बंधु के बारे में मैंने बात किया है आपको। उसी समय ठीक 1856 ईस्वी से पहले 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच में एलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शोध कर रहे थे, पर उन्हें भी कोई सफलता उस प्रकार की नहीं मिली जैसी उन्हें अपेक्षा थी। खैर, इन सब के बाद 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्ववेत्ता के जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का सुव्यवस्थित ढंग से खोज आरंभ हुआ। उनके सहयोग के लिए दो व्यक्ति, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, इन दोनों के साथ और जॉन मार्शल अपने नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने खोज आरंभ किया और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रकाश में आई। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा और रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, आप मानचित्र देख सकते हैं, पाकिस्तान में हड़प्पा जो था वहां पे खोज की गई पहली बार पहली सभ्यता को, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता नाम है। आइए हम आगे देखते हैं
कि ये तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम हो गया। हम इसके काल निर्धारण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। काल निर्धारण कि जो अवशेष प्राप्त हुए थे, जो खुदाई के दरमियान जो वस्तुएं मिली थी, उसका निर्धारण किया गया कि ये वस्तुएं कब की बनी हुई हैं। तो जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में ये कार्य चल रहा था, उनके द्वारा यह मत दिया गया कि ये जो चीजें हैं वो 3250 से 2750 बीसी के बीच की हैं। यहाँ पे बात आती है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस या बिफोर सेंचुरी। लेकिन एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था डीपी अग्रवाल। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो तिथि का निर्धारण किया गया है या काल का निर्धारण किया गया है वो उचित या सही नहीं है। उनके अनुसार यह जो सभ्यता थी, पूरी सभ्यता, वो 2350 से 1750 बीसी तक थी। अब उनके इस तथ्य को, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता है द स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी का अर्थ ये हुआ कि स्टडी जो हो वो सिस्टमैटिक हो और वो पूरी तरह से एनालिटिकल हो। तो यहाँ पे जो उन्होंने एनालिसिस किया और उसके लिए उन्होंने एक पद्धति का इस्तेमाल किया गया जिसको कहा गया कार्बन डेटिंग। आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे रसायन विज्ञान में कार्बन डेटिंग का जिक्र आता है। कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें कार्बन के 14 जो इसके परमाणु होते हैं, उस किसी वस्तु में इसके कार्बन की संख्या को निर्धारित कर या देख करके वो पता लगाया जाता है कि इस वस्तु की वास्तविक आयु क्या है। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर डीपी अग्रवाल के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी वास्तविक जो काल है वो 2350 से 1750 बीसी तक है। अब जब ये सभ्यता विश्व के प्रकाश में आ गई तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा अलग अलग तथ्यों को सामने रखा गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता जो है वो सुमेरियाई लोगों से संबंधित है। अब यहाँ पे सुमेरियाई लोगों से संबंधित कैसे है? उनका यह मानना था, जब हम भारत के मानचित्र या उपमहाद्वीप को देखें तो हम पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो वहां पे एक सभ्यता हम लोगों को मिलती है जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, और उसी का एक भाग था सुमेरियाई सभ्यता। तो सुमेरियाई, क्योंकि सुमेरियाई लोग के साथ व्यापार होता था, हम आगे पढ़ेंगे कि सुमेरियाई लोग के साथ व्यापार होता था, तो ये उनका अपना मत था कि ये जब सुमेरियाई लोग धीरे धीरे किसी कारणवश वो पलायन करके और वो कहाँ चले गए? वो चले गए भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में, और वहां पे सिंधु घाटी के क्षेत्र में उन्होंने एक नई सभ्यता को विकास किया। परंतु उनके मानने वाले लोगों में जो मत था उसमें मार्शल, व्हीलर, कौशाम्बी, ये सारे जो विद्वान थे वो इस चीज को मानते थे। लेकिन जो स्थानीय मत था, स्थानीय मत में एक रखाल दास बनर्जी जो थे, जिन्होंने खोज की थी मोहनजोदड़ो की, उनका यह मत था कि नहीं, ये सभ्यता जो है पूरी तरह से भारतीय सभ्यता है। और भारतीय सभ्यता कैसी है? ये द्रविड़ सभ्यता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि द्रविड़ भारत की मूल जनजाति है, जिसे भारत का मूल निवासी भी कहा जाता है। और जो इसके बारे में ये कहा गया कि ये जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से द्रविड़ सभ्यता थी। इसके रहन सहन, इसकी बोलचाल, इसकी वेशभूषा सुमेरियाई लोगों से मैच नहीं करती थी, उनसे काफी भिन्न थी। इसलिए इनकी बातों को ज्यादा लोगों ने श्रेयकर समझा, और अभी तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से कहा जाता है कि यह द्रविड़ सभ्यता है। भारतीय एक और इतिहासकार थे डी रामचंद्रन। उनका यह कहना था कि यह सभ्यता जो थी वो आर्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता के बारे में इनका जो मत दिया गया है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेल नहीं खाता है। कारण यह है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब हम इतिहास के अगले भाग में जाएंगे तो एक आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, और वहां पे जो सभ्यता थी वो ग्रामीण पर आधारित थी। और जो ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र कर दिया है। तो नगरीय सभ्यता थी, और आर्य जो थे वो
ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग्स करते थे, उनसे संबंधित थे, तो उनकी इस बातों में ज्यादा दम नहीं लगता है। तो खैर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये पूरी तरह से द्रविड़ सभ्यता थी। अब हम अगले चरण में चलते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो मैंने पहले जिक्र कर दिया है और आपसे मैंने कहा भी था कि यह सभ्यता जो है एक भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी। तो हम मानचित्र में देखेंगे कि इसका प्रसार भारत के किन क्षेत्रों में या भारतीय उपमहाद्वीप में कहां-कहां था। तो आइए हम जब जानने का प्रयास करें, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहां पे एक स्थान का नाम था सुत्कोडोर, जहां से अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। और उसके बाद उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर एक राज्य है, आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में मांडा से अवशेष प्राप्त हुए थे। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, वहां पे भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दैमाबाद जो महाराष्ट्र में एक क्षेत्र था जो गोदावरी नदी के तट पे था, यहाँ पर भी उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन अवशेषों से हम इनके सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इस सीमा को ध्यान से देखें तो यह एक त्रिभुजाकार प्रतीत हो रहा है और इससे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो भौगोलिक स्थिति थी वो त्रिभुजाकार थी। तो हम इस चरण में यह जानेंगे कि इसका जो क्षेत्र था वो कैसे था। सुत्कोडोर, हम इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि यह एक नदी थी, डास्क नदी, उस नदी के तट पर स्थित था। मांडा जो चिनाब नदी के तट पर स्थित था और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर था, हिंडन नदी के तट पर स्थित था। और दैमाबाद में पहले बता चुका हूं कि यह एक गोदावरी नदी के तट पर था। तो हम इससे यह समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें सिंधु नदी जो पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में, उसी नदी के आसपास के जो क्षेत्र में विकसित जो सभ्यता थी उसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके साथ सहायक नदियां थी जिसे सप्त सिंधु भी कहा गया। परंतु बाद में जब इसके क्षेत्र पर हम वर्णन करेंगे या उन चीजों को देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि नहीं, यह सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही नहीं थी। इसलिए इस सभ्यता के नाम को बदलकर बाद में हड़प्पा सभ्यता भी किया गया, क्योंकि ये सिंधु नदी के अलावा यह उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास मिलता है और महाराष्ट्र में यह गोदावरी नदी के तट पर मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके वर्तमान में अभी तक जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या अभी तक जो खुदाई हुई है उससे ये स्पष्ट हो रहा है, या अभी तक जो शोध हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत में अभी तक कुल 900 क्षेत्रों के बारे में हम जान पाए हैं या इसके अवशेष हमें मिले हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान में लगभग 500। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान में भी 2 क्षेत्र जो हैं इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक का नाम था सोतोगुई और दूसरा मुंडिका। तो ये इन क्षेत्रों में इसकी भौगोलिक स्थिति थी या भौगोलिक क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की एक विशाल सभ्यता थी। और इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। इसमें इसके बारे में और विशेषताओं के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।